नमस्कार। मैं डॉक्टर राजकुमारी शर्मा आज आपके समक्ष DHDF 101 वाचन और विविध विषय के इकाई 11वीं पर मैं बात करूंगी, जिसका शीर्षक है विज्ञान की भाषा का स्वरूप। जैसा कि हम जानते हैं कि विज्ञान ने व्यक्ति के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन, बदलाव या कहें कि पूरी ही सृष्टि का एक तरह से परिवर्तन रूप लाकर प्रस्तुत कर दिया है, जिसमें प्रकृति महत्वपूर्ण भूमिका में अपनी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हुए दिखाई देती है। और उसमें उत्पन्न मानव, पशु, पक्षी या अन्य रूप में हम देखते हैं जो पर्यावरण है वह किस तरह से मनुष्य के लिए वरदान सिद्ध होते हुए दिखाई देती है। पर हम देखते हैं कि जब वरदान अभिशाप में बदलता हुआ दिखाई देता है तो उससे कितनी लोगों को वह प्रभावित करता है, और उस प्रभाव से केवल व्यक्ति ही प्रभावित नहीं होता, जीव जंतु, पशु पक्षी, पेड़ पौधे सब उससे प्रभावित होते हुए दिखाई देते हैं। तो इस इकाई में विज्ञान की भाषा का जो स्वरूप है यानी कि पृष्ठभूमि है उसका यहाँ पर जिक्र किया है, क्योंकि हम देखते हैं भाषा के बिना हम किसी भी विषय को एक तरह से पारित नहीं कर सकते हैं। तो भाषा महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है किसी भी विषय को एक तरह से पारित करने के लिए या ज्ञापित करने के लिए। तो उसमें किस तरह से विज्ञान ने व्यक्ति के जीवन को बदला, पर उस बदलाव से व्यक्ति की जो सोच है और जो आगे बढ़ने की कसक है उससे वह केवल अपने स्वार्थ की पूर्ति करते हुए जब दिखाई देता है, तब हम देखते हैं कि किसी भी रूप में वह लाभ किस तरह से हानि के रूप में बदलता हुआ दिखाई देता है। इस पूरी इकाई में हम देखते हैं कि किस तरह से मानव प्रगति और पर्यावरण में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। इसी का दूसरा भाग है पारिस्थितिकी यानी कि परिस्थिति का अध्ययन करके मनुष्य किस तरह से अपने स्वार्थ के आधार पर, अपनी अभिव्यक्ति के आधार पर, विज्ञान के आधार पर किस तरह से चीजों के साथ एक तरह से खिलवाड़ करते हुए नजर आ रहा है। इसमें कुछ बिंदु उठाए गए हैं, जिसमें पहला है मनुष्य द्वारा प्रकृति का हस्तक्षेप, यानी कि हम मनुष्य किस तरह से प्रकृति से एक तरह से उसमें अड़चन, अवरोध, हस्तक्षेप करते हुए दिखाई देता है। दूसरा इसमें बताया है नगरीकरण की प्रकृति में इसका क्या प्रभाव पड़ा है, यानी कि शहरीकरण में प्रकृति किस तरह से अपनी चाल चलन को एक तरह से मनुष्य के आधार पर अभिव्यक्त करते हुए दिखाई दे रही है। पहले हम देखते हैं कि किस तरह से प्रकृति को एक तरह से मनुष्य के रूप में दर्शाया गया है, पर जब मनुष्य के रूप में प्रकृति को दर्शाया तो वो अनेक प्रकार से हम देखते हैं विनाश का कारण लेकर उत्पन्न हुई है, जिसमें मैंने कुछ चित्रों के माध्यम से यहाँ पर बताने का भी प्रयास किया है। तीसरा है आपका पशु पक्षी और जानवरों की संख्या किस तरह से कम हो रही है। और हम देखते हैं दूसरे इसमें जो नगरीकरण की प्रगति में इसका हिस्सा है, यानी कि पेड़ पौधे भी किस तरह से कटते चले जा रहे हैं, और अगर इनका कटना बंद नहीं हुआ तो मनुष्य जीवन में हम देखते हैं कि बहुत ही विनाश का रूप धारण कर लेगी। चौथा है इसमें पर्यावरण। हम देखते हैं पर्यावरण से व्यक्ति किस तरह से लाभ भी प्राप्त करते हुए दिखाई देता है और किस तरह से वातावरण को दूषित भी करते हुए दिखाई देता है। पांचवा है इसमें पारिभाषिक शब्द पर्यावरण, यानी कि पारिभाषिक जो शब्द है यानी कि पर्यावरण में हम देखते हैं विषय के अनुसार उसके सुनिश्चित शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये शुरू से लेकर मैं 7वीं इकाई से लेकर लगातार 11वीं इकाई जो चल रही है उसमें पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग कहीं ना कहीं आया है, और इसका मैंने पूर्ण विवरण पहले की इकाइयों में दे दिया गया है। तो यहाँ पर मैं बहुत संक्षिप्त में इसके बारे में बताऊंगी। साथ ही है भाषिक विवेचन। हम देखते हैं ये इकाई बहुत बड़ी है, तो मैं इसे दो भागों में विभक्त करके एक तरह से अभिव्यक्ति यहाँ पर बताऊंगी। पहले मैं सिर्फ दो पॉइंट्स को यहाँ पर लेकर चलूंगी। पहला है मानव प्रगति और पर्यावरण, दूसरा है पारिस्थितिक यानी कि परिस्थिति का अध्ययन करके मनुष्य किस तरह से विज्ञान के साथ छेड़छाड़ या खिलवाड़ करते हुए नजर आता है। पहले पॉइंट में बताया गया है
मानव, प्रगति और पर्यावरण। पहले आप बच्चों इसको समझिए कि मानव यानी कि मनुष्य, यानी कि एक तरह से जन के रूप में यहाँ पर पारित हुआ है, लोग के रूप में पारित हुआ है, मनुष्य के रूप में पारित हुआ है। प्रगति यानी कि मानव की प्रगति और पर्यावरण से वह किस तरह से जुड़ा हुआ दिखाई देता है। हम देखते हैं कि आ, हम प्रकृति के बहुत ही समीप है, यानी कि हम कहें कि प्रकृति ने ही हमें जन्म दिया है, या अनेक सुव्यवस्थाओं से हमें एक तरह से लाभ पहुंचाने की भरसक से कोशिश की है, तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम देखते हैं कि किस तरह से प्रकृति और मनुष्य एक दूसरे के पूरक है, यानी कि एक दूसरे के बिना दोनों का जीवन नहीं चल सकता है। जिसमें हम देखते हैं प्रकृति के माध्यम से हमें किस तरह से चीजों को एक तरह से निर्मित रूप प्राप्त हुआ है, जैसे पृथ्वी, जल, वायु, अन्य रूप में हम देखते हैं कि भौतिक तत्व हमें मिले हैं, और इन भौतिक तत्वों के आधार पर मनुष्य का जीवन एक तरह से टिका हुआ दिखाई देता है, यानी कि प्रकृति के ये महत्वपूर्ण अंग माने गए हैं। मनुष्य ने इनका निर्माण नहीं किया है। हम देखते हैं स्वयं प्रकृति ने मनुष्य का एक तरह से निर्माण किया है, और मनुष्य प्रकृति के अंग के अनुरूप अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देता है। हम ये देखते हैं कि प्रकृति के जो नियम है बहुत ही सुदृढ़ है, और उसमें हम सुनिश्चितता एक तरह से हमें दिखाई देती है। जैसे कि माना जाता है कि पृथ्वी अपने जो चक्र लगाती है वह 24 घंटे में एक तरह से पूर्ण होते हुए दिखाई देता है। उसमें हम देखते हैं पृथ्वी है, या सूर्य है, या चंद्रमा है, या अन्य ग्रह किस तरह से एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं, और उसमें हम देखते हैं कि किस तरह से मनुष्य या अन्य पशु पक्षी किस तरह से अपना जीवन यापन करते हुए दिखाई देते हैं। हम देखते हैं कि मनुष्य ने प्रकृति के विकास क्रम में, यानी कि उसके बदलाव में, उसकी बढ़ोतरी में किस तरह से दिन चौगुने बढ़ोतरी की है। हम देखते हैं मनुष्य का जो विकास है वह प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है, और उसमें वह किस तरह से अपनी विकसित रूप में शारीरिक एवं मानसिक क्षमताओं के आधार पर, यानी कि मानसिक अभिव्यक्तियों के आधार पर वह उसका एक तरह से पुनः निर्माण करते हुए भी दिखाई देता है। जैसे हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं कि आदिम व्यवस्था के रूप में मनुष्य ने अपना जीवन यापन करना आरंभ किया है, और उसमें वह किस तरह से जीवन यापन करता था। यानी कि पहले हम देखते हैं बहुत सुख सुविधाएं हमारे पास आसपास नहीं थी, पर धीरे धीरे मनुष्य ने जैसे जैसे शिक्षा प्राप्त की, या जैसे जैसे खोजों का निर्माण हुआ, या हम देखते हैं कि प्रकृति के समकक्ष भी व्यवहारिक रूप से वह बहुत चीजों का ज्ञान प्राप्त करने के लिए आतुर होते हुए दिखाई देता है। मनुष्य ने आग जलाना आरंभ किया, और उस आग से हम देखते हैं कि पशु पक्षी को अपने भोजन के रूप में एक तरह से उसे पकाना आरंभ किया, यानी कि भुनना आरंभ किया। और जैसे ही वह भुनने की प्रक्रिया को लागू करते हुए दिखाई देता है, तो उसे कहीं ना कहीं प्रकृति एक तरह से उससे प्रभावित होते हुए दिखाई देती है, और धीरे धीरे हम देखते हैं कि उसके आधार पर अनेक प्रकार की प्राकृतिक जो वस्तुएं हैं वह किस तरह से नष्ट होती चली गई, और मनुष्य दिन प्रतिदिन उसका इस्तेमाल करते हुए दिखाई दिया। इस प्रकार हम देखते हैं कि मनुष्य अपने आधार पर, यानी कि प्राकृतिक रूप में अनेक प्रकार के संसाधनों का प्रयोग कर अपने जीवन को आगे की ओर बढ़ाता हुआ दिखाई दिया। हम देखते हैं धीरे धीरे मनुष्य किस तरह से जो प्रकृति के आधार पर है वह एक तरह से गुणात्मक रूप में अपनी बढ़ोतरी करते हुए दिखाई दिया। उसने प्रौद्योगिकी के रूप में अद्भुत एक तरह से विकास की जो संभावनाएं हैं वह अर्जित की, और उसमें हम देखते हैं कि कई प्रकार से वह उन आपदाओं के नजदीक भी आता हुआ दिखाई दिया, और उनसे मुक्त भी होते हुए दिखाई दिया, जिसके आधार पर हम देखते हैं कि उसने अनेक प्रकार की जो महामारियां हैं उनको जन्म दिया। साथ ही साथ हम देखते हैं कि जो रेगिस्तान है, या मरु उद्यान है, या फिर हम देखते हैं आज अंतरिक्ष तक भी मनुष्य पहुंच गया, और वो दिन दूर नहीं जब वह अंतरिक्ष में भी, यानी कि आसमान में भी अपना घर बनाने की पूरी भरसक कोशिश में वह लगता हुआ दिखाई देगा। हम देखते हैं कि हम विकास के क्रम में चलना अच्छी बात है, यानी कि हम
मनुष्य है तो हम अनेक प्रकार से चीजों का शोध करते हुए दिखाई देते हैं, और शोधों से यानी कि उन रिसर्चों से अनेक प्रकार के आविष्कार का जन्म होते हुए दिखाई देता है। कई बार हम देखते हैं ये आविष्कार एक तरह से मनुष्य के लिए बहुत ही कारगर सिद्ध होते हुए दिखाई देते हैं, तो कई बार ये अभिशाप के रूप में पूरी पृथ्वी को, पूरी प्रकृति को निगलते हुए भी दिखाई देते हैं, जिसका प्रभाव इसमें पूर्णतः दिखाया गया है कि किस तरह से मनुष्य प्रकृति से जो संसाधन एक तरह से प्राप्त करता है और उसका प्रयोग करके उनके परिष्कार के रूप में उसका रूप एक तरह से अर्जित करते हुए दिखाई देता है, जिससे अनेक प्रकार की हम देखते हैं परेशानियां जन्म लेते हुए दिखाई देती है। और उन परेशानियों में हम देखते हैं किस तरह से खनिज, पेट्रोल या पेट्रोलियम की भी हमने 10वीं इकाई में बात की थी, तो उसमें भारी मात्रा में एक तरह से अलग अलग प्रकार से हम देखते हैं कि उसमें लावा सा दिखाई देता है, और उसमें हम देखते हैं कई बार तो वह सुदृढ़ और सुमार्ग के आधार पर एक तरह से शोध होते हुए दिखाई देते हैं, पर कई बार हम देखते हैं कि इनके परिणाम बहुत ही भयंकर भी होते हुए दिखाई देते हैं, जिसका प्रभाव हम देखते हैं औद्योगिक विकास के रूप में तो एक तरह से सफल माना जाता है, पर कई बार हम देखते हैं कि इन प्रभाव से अनेक प्रकार के जलाशयों या अनेक प्रकार के रिहाइश जो एरिया है या हम देखते हैं कि मार्ग है, वह कई बार बढ़ोतरी का रूप भी धारण करते हुए दिखाई देते हैं, और कई बार पर्यावरण को दूषित भी करते हुए दिखाई देते हैं। इन बढ़ती हुई मानव प्रगति और पर्यावरण में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से औद्योगिक रूप से जो कारखाने चल रहे हैं या उसमें अनेक प्रकार के हम देखते हैं मटेरियल बन रहे हैं, और उस धुएं से हम देखते हैं कार्बन डाइऑक्साइड या हम देखते हैं नाइट्रोजन या सल्फर डाइऑक्साइड एक तरह से निकलते हुए दिखाई देती है, और इन गैसों से मनुष्य के शरीर पर तो प्रभाव पड़ ही रहा है, साथ ही साथ हम देखते हैं कि आसपास का जो वातावरण है यह गहन रूप से दूषित होता चला जा रहा है, और इस दूषित रूप से मनुष्य के जीवन पर तो प्रभाव डल ही रहा है, साथ ही साथ पशु पक्षी भी इसके प्रभाव से अछूते हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं, जिसका परिणाम यह निकल कर आ रहा है कि हम अनेक बीमारियों के संसर्ग में आते चले जा रहे हैं, और इन्हीं दूषित वायुमंडल में एक तरह से मिलती है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां भी जन्म लेते हुए दिखाई देती है। और नगरीकरण में हम देखते हैं कि अनेक प्रकार से गाड़ियां तेज रफ्तार में धाए धाए करके चलती हुई दिखाई देती है, जिससे प्रदूषण एक तरह से बढ़ने की जो संभावनाएं हैं वह अधिकतम होते चली जा रही है, और इस वायु प्रदूषण से हम देखते हैं कि ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कम होती चली जा रही है, जिससे मनुष्य के जीवन पर अनेक रूप से प्रभाव पड़ता चला जा रहा है। हम देखते हैं कि पर्यावरण में जो घरेलू एक तरह से अपशिष्टों की जो भारी मात्रा में एक तरह से बढ़ोतरी होती चली जा रही है, और उससे हम देखते हैं कि जो अनेक प्रकार के उद्योग है वह भी प्रभावित होते चले जा रहे हैं, जिससे हम देखते हैं कि जो पशु पक्षी है, जीव जंतु है, वह उनको भोजन के रूप में पर्याप्त नहीं मिल पा रहा है, जिसके कारण अनेक प्रकार की जो नदियां हैं, नदी का पानी है वह दूषित हो रहा है, और उस दूषित जल से हम देखते हैं मनुष्य का जीवन संकट में भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। तो इन प्रगति और पर्यावरण के माध्यम से अनेक प्रकार से मनुष्य अनेक बीमारियों के संसर्ग में आता चला जा रहा है, और इन परेशानियों से जीवन में एक तरह से भयंकर या भयावह संकट को एक तरह से जन्म देते हुए हम दिखाई दे रहे हैं। हम देखते हैं कि हम प्रकृति से जब छेड़छाड़ करते हैं, प्रकृति के हम जब लाभ की बात करें, तो वहां पर हमें अनेक प्रकार से सुव्यवस्था के आधार पर उसको एक तरह से नव निर्माण करने की जो अभिव्यक्ति है वह लागू करनी चाहिए, पर हम अपने जीवन को आगे बढ़ाने के क्रम में यानी कि विकास के क्रम में हम अनेक प्रकार से उसे दूषित कर रहे हैं, और जिसका प्रभाव हमें आज नहीं तो कल भुगतना पड़ेगा। जैसा कि हम देखते हैं कि 100 साल में कोई ना कोई महामारी जन्म लेती है, और अनेक प्रकार से वह अपने आप को संतुलित करते हुए दिखाई देती है। जब
पृथ्वी पर या प्रकृति पर ज्यादा भार हो जाता है तो वह उलट फेर करती हुई दिखाई देती है। जैसे कि मनुष्य पर अगर हम देखें कि वह 24 घंटे काम कर रहा है और लगातार काम कर रहा है, तो कहीं ना कहीं उसके शरीर का जो गिरता हुआ रूप है वह दिखाई देगा। उसी तरह से हम प्रकृति पर अनेक प्रकार के प्रभावों, अनेक प्रकार के दूषित रूप एक तरह से लागू करते हुए दिखाई देंगे, उसका परिष्कार करते हुए दिखाई देंगे। तो वो दिन दूर नहीं जब प्रकृति भी ना एक तरह से हम कहें कि बदला लेते हुए दिखाई देगी। दूसरा है इसमें पारिस्थिति यानी कि प्रकृति का अध्ययन। हम देखते हैं मनुष्य प्रगति की राह में एक तरह से बढ़ते हुए दिखाई देता है, और उसमें हम देखते हैं कि पर्यावरण के जो संदर्भ में वह अपनी बात समझाना चाहता है या कहना चाहता है, तो उसके आधार पर किस तरह से वह पूर्ति करते हुए दिखाई देता है। यहाँ पर पारिस्थितिकी का अर्थ है कि यानी कि परिस्थिति का अध्ययन करना, यानी कि हम जब परिस्थिति का अध्ययन कर लेते हैं, यानी कि सिचुएशन को समझ लेते हैं, तब हम उसके अनुसार बात करते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम सिचुएशन के अनुसार बात नहीं करते तो हमें जीवन में अनेक प्रकार के संकटों से गुजरना पड़ता है। और हम देखते हैं कि जो परिस्थिति के का जो अध्ययन है, ये जैविक रूप में एक तरह से देखा जा सकता है, और इसके आधार पर व्यक्ति किस तरह से जीवन और पर्यावरण को प्रभावित करते हुए दिखाई देता है, उस प्रभाव से व्यक्ति कितना नीचे की ओर एक तरह से धंसता चला जा रहा है, और जिसके कारण पशु पक्षी सांस लेने में भी एक तरह से दुर्भर होते चले जा रहे हैं, उसका रूप यहाँ पर एक तरह से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। हम देखते हैं कि जब मनुष्य प्रकृति से हस्तक्षेप करता है, यानी कि उसके कार्यों में हस्तक्षेप करता है, तो वह किस तरह से उसके हस्तक्षेप से परेशान होकर वह अपना रूप बदलते हुए दिखाई देती है। कहने का तात्पर्य है, अगर हमें जो कार्य नहीं आता है या उस कार्य में हम अपनी भूमिका अदा करते हैं और उसमें जानबूझकर उन चीजों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, तो कहीं ना कहीं उसका दुष्प्रभाव हमें जीवन में एक तरह से झेलना पड़ता है। यहाँ पर इसी का आधार एक तरह से प्रस्तुत किया गया है। कहने का तात्पर्य है, हम देखते हैं कि मनुष्य प्रगति की राह में अनेक प्रकार के रासायनिक जो पदार्थ है वह एक तरह से लेकर आ रहा है, और उसमें हम देखते हैं कृषि के माध्यम से वह अनेक प्रकार से इंजेक्शन के माध्यम से या दूषित रूप में उसको नष्ट करने में लगा हुआ है, जिसके कारण हम देखते हैं कि शरीर पर उसका प्रभाव बढ़ता चला जा रहा है, बढ़ता चला जा रहा है, और असंतुलन के रूप में वह पैदा होता चला जा रहा है, जिससे अनेक प्रकार की हानियां जन्म लेती हुई दिखाई देती है। और उसमें हम देखते हैं कि मनुष्य की ही संख्या के रूप में बात नहीं हो रही, यहाँ पर पशु पक्षी या अन्य जानवरों के रूप में भी हम देखते हैं कि उसकी कटौती हमें दिखाई दे रही है। हम देखते हैं कितनी ही जातियां, कितनी ही प्रजातियां एक तरह से नष्ट होने के कगार पर दिखाई दे रही है, और वह दोबारा पुनः जीवित नहीं हो सकती, क्योंकि एक जब जाति प्रजाति खत्म होती है तो उसके आसपास का जो रूप है, स्वरूप है, वह बिगड़ते हुए दिखाई देता है। इसकी नेक्स्ट हम स्लाइड में देखेंगे कि किस तरह से नगरीकरण की प्रकृति में इसका जो प्रभाव है वह कैसे पड़ते हुए दिखाई देता है, जैसे पेड़ पौधों के रूप में या पशु पक्षी के रूप में। वो मैं आपको अगली स्लाइड में बताऊंगी। धन्यवाद।